हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसमें देखा था रदरफोर्ड सोडी लॉ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ क्या होती है, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे आज हम रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होती है, साथ में देखेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम डीके सीरीज के बारे में देखेंगे। ज्यादा डिटेल तो हमारे सिलेबस में नहीं, फिर भी हम सीरीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है, साइमल्टेनियस डीके मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होगा, और इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं सबसे पहले कार्बन डेटिंग के बारे में। तो कार्बन डेटिंग क्या होती है, जैसे कोई सैंपल है, उस सैंपल में पहले कार्बन का रेशियो क्या था, अब बाद में कार्बन का रेशियो क्या है, उससे हम पता कर सकते हैं कि उसकी एज क्या रही होगी। तो उससे हम क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से लगा सकते हैं। क्वेश्चन लगाना हमारे सिलेबस का पार्ट है, ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं। तो क्वेश्चन कैसे लगाया जा सकता है वो आओ देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नंबर ऑफ यूरेनियम 238 क्या है, कह रहे हैं नंबर ऑफ यूरेनियम जो है 238 इन एन एंशिएंट रॉक इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लेड एटम। क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर बात करें हम, ये कोई रॉक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई रॉक है, ठीक है। इस रॉक की खास बात यह है कि ये पहले यूरेनियम से बनी थी, ठीक। अब इन्होंने कहा कि यूरेनियम के नंबर, और ये किस में बदल रही है, तो ये यूरेनियम चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम लेड में। और इन्होंने कहा एक टाइम है जब यूरेनियम और लेड दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो अब एक बात बताओ, जब एक सैंपल में दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे यहां पर यूरेनियम है जो लेड में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली ये ही था जो N0 था, T इज इक्वल टू 0 पर, और T इज इक्वल टू में T हाफ पर क्या होगा, तो कहोगे N0/2 होगा, ये N0/2 होगा, पहले 0 था। देखो दोनों बराबर है ना, ठीक है। इन्होंने कहा इसकी हाफ लाइफ दी गई 4.5 × 10⁹। तो कहा एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक की एज बताओ, एज्यूमिंग दैट ऑल द लेड एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके ऑफ यूरेनियम की डिके से ही ये जितने लेड है सब बने हैं। तो कह रहे हैं इसकी एज क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, पहले पूरा यूरेनियम था, अब यूरेनियम और लेड बराबर हो गए, मतलब इनका रेशियो बराबर हो गया, मतलब आधे हो गए। तो ये मतलब ये हुआ कि पहले अगर N0 यूरेनियम थे तो अब यूरेनियम कितने रह गए, N0/2 रह गए हैं इस टाइम, जिस टाइम हम बात कर रहे हैं। तो अगर इतने रह गए हैं, इसका मतलब है यहां से यहां आने में हमें कितना टाइम लगा, T हाफ लगा। यही किसके बराबर होगा, एज ऑफ रॉक के बराबर होगा। और ये किसके बराबर आएगा, तो T हाफ इन्होंने दे ही रखा है, कितना 4.5 × 10⁹ ईयर्स। इतने ईयर की ये रॉक है, ठीक। ये तो सिंपल क्वेश्चन था कार्बन डेटिंग का। आओ और क्वेश्चंस भी हैं, इस क्वेश्चन को करना बहुत विधिवत तरीके से। कह रहे हैं अ पीस ऑफ ओल्ड वुड की कोई पीस है जिसकी एक्टिविटी दे रखी है 1.95 DPS पर ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, पर ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक। कह रहे हैं फ्रेश कार्बन जो 14 होता है उसकी एक्टिविटी है 15.6 DPS। फाइंड द एज ऑफ द वुड, ठीक है, T हाफ दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्टिविटी का फार्मूला लिखेंगे। एक्टिविटी क्या होती है, तो एक्टिविटी लिखी जाती है A0, जिसको हम λ/n लिखते हैं, और N0 × में लैम्डा लिखा जाता है, और e⁻⁻ λ/T लिखा जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो हम यहां पर एक्टिविटी कह देंगे कितनी रह गई, 15.6 रह गई, और नहीं रह गई एक्टिविटी वो 1.95 है, और पहले एक्टिविटी कितनी थी, तो पहले थी 15.6 फ्रेश जब था, और e⁻⁻ λT आएगा, ठीक है। सॉल्व कर दो तो 1.95 डिवाइडेड बाय में 15.6 आ जाएगा, e⁻⁻ λ × T बनेगा। इसको सॉल्व करो, देखो कितना बनता है, हम करते हैं सॉल्व। ये क्या बनेगा, एक मिनट, 1.95 डिवाइडेड बाय में 15.6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.125 आ जाएगा, इज इक्वल टू में e⁻⁻ λ T आएगा, ठीक है। सॉल्व कर दें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा ln 0.125 और इज इक्वल टू में λ में T आ जाएगा, सही है ना, हाँ ठीक है। अब हमें यही T बताना कितना होगा, तो एक काम करो, T हाफ का फार्मूला लगाओ। T हाफ इज इक्वल टू होता है
ln2 डिवाइडेड बाय में लैम्डा लिखा जाता है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे आप ln2 डिवाइडेड बाय में t हाफ लिखा जाएगा, इनटू में t होगा और इज इक्वल टू में लिखा जाएगा ln 0.125 होगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ln 0.125, ठीक है 0.125, एक मिनट देख लो, सॉरी यहां पर माइनस भी आएंगे ना दोनों साइड, यहां का माइनस आएगा, ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, और यहां पर जो लैम्डा टी आएगा ये भी माइनस का होगा। एक बार चेक करो, ठीक है, ये भी ठीक है। तो 1.95 बाद में बची रह गई है, फ्रेश जब था इनिशियली तो वो था 15.6 dps, ये भी ठीक लग रहा है। ये इतना है। जब यहां से इसको हटाओ भी इधर देखते हैं, इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना मिला, इसको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू इतनी निकल के आई है। एक बार 1.95 डिवाइडेड बाय में 15.6, ठीक है ये। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे ln 0.125 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू में t आएगा, ये बनेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो हमने अभी बताई ln 0.125, इसकी वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो लगभग में 2 आएगी, तो -2.079 आएगी, और सही है। और इज इक्वल टू में माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, तो ln2 नहीं, हाँ ln2 डिवाइडेड बाय में t हाफ रख देंगे, इनटू में t आएगा, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 2.079 इनटू में t हाफ, दैट इज 5570 ईयर्स में है, ये ईयर्स है, और डिवाइडेड बाय में क्या आएगा ln2 0.693, ये किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। सॉल्व कर दो इसे, तो 2.079 मल्टीप्लाई बाई 5570, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 0.632 से। यहां से जब वैल्यू आप निकालेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18, इसको लगभग 2 रख करके सॉल्व करो, तो लगभग 2 रख के सॉल्व करोगे तो 16.1710 ईयर्स लगभग आ जाएगी, लगभग में 1800 के करीब जाएगी। तो अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे आप तो 1832 के करीब जाएगी, 1832, और ये फिर 2 के करीब जाएगी लगभग में, तो राउंडिंग ऑफ करके करेंगे तो इतना आएगा। एक क्वेश्चन और दिया गया इसी के ऊपर बेस्ड है, इसको भी वैसे ही करना है। कह रहे हैं नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर इज फाउंड टू बी 15 डिकेज पर मिनट फॉर एवरी ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है 15 पर ग्राम कार्बन है, ठीक है। सपोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मोहनजोदारो गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 9 डिकेज पर मिनट, सैंपल जो है वो 9 डिकेज पर मिनट की एक्टिविटी देता है पर ग्राम कार्बन, ठीक है। एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम द हाफ नोन, ठीक है, कार्बन की इतने के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे समझो इसको, ये कह रहे हैं इनिशियली, तो इनिशियली अगर हम बात करें तो कितनी कंसंट्रेशन मतलब एक्टिविटी थी इसकी, तो 15 थी, तो 15 यहां लिखो। अब कितनी हो गई एक्टिविटी, तो ये हो गई 9, और यहां लिखा जाता है e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, तो ये बन जाएगा 9/15 इज इक्वल टू में e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, 3 3 = 9 और 5 ये बन गया, और ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 इज इक्वल टू में e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, दोनों साइड ln ले लो, तो यहां बन जाएगा, लिख देते हैं कितना बनेगा ये ln 0.6, ये वैल्यू आएगी माइनस में 0.51, बस इतना ही लिखना है, और इज इक्वल टू में माइनस लैम्डा इंटू में टी आएगा, ठीक है। तो माइनस 0. तो माइनस तो हटा दो, अब 0.51 इज इक्वल टू में लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है ln2/t हाफ, और इंटू में t लिख सकते हैं, तो यहां से t की वैल्यू आएगी 0.51 इंटू में t हाफ, दैट इज इक्वल टू 5730 ईयर्स, डिवाइडेड बाय में क्या होगा 0.632, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.51 मल्टीप्लाई बाय 5730 और इसको डिवाइड करेंगे आप 0.632, तो ये लगभग में यहां से बन रहा है 4623.89 ईयर्स, ठीक है।
यहां पर देखो दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली तो इतना आएगा। अगर आप इस ln2 को पूरा रख करके सॉल्व नहीं करना चाहते, 0.63 करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक। ये आ जाएंगे हमारे पास आंसर्स। यहां पर एक सीरीज हमें पढ़नी है, दैट इज नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज। क्या होती है, कैसे बनती है, पूरा ज्यादा डिटेल तो हमारे सिलेबस में नहीं, फिर भी जितना है वो पढ़ना है हमें। क्या होता है, कह रहे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं, जिनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहले होते हैं स्टेबल, फाउंड इन नेचर, विच गिव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड इन द लैबोरेटरी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हिच एक्सिबिट आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। कह रहे हैं कि जो ये रेडियोएक्टिव होते हैं न्यूक्लियाई, इनको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो लैब में आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। उन दोनों की रिएक्शंस होती हैं। हमारे पास जनरली 4 सीरीज देखने को मिलती हैं। पहली होती है यूरेनियम सीरीज, ठीक है, फिर एक्टिनियम, थोरियम और नेपच्यूनियम, ठीक है। क्या होता है इसमें, 92 यूरेनियम 238 ये डिके होता है, और इस पूरी सीरीज में लास्ट में जाकर के हमें मिलता है जो स्टेबल प्रोडक्ट, वो होता है लेड 206, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ 4.47 इंटू 10⁹ होती है। दूसरी सीरीज होती है एक्टिनियम की, जिसमें यूरेनियम 235 जिसकी हाफ लाइफ 7.02 होती है इंटू 10⁸, ये लेड 207 में बदलता है, सब लेड में ही बदलते हैं। फिर अगला है हमारे पास 90 यूरेनियम 232, ये 1.41 इंटू 10⁻10 हाफ लाइफ रखता है, और 82 लेड 208 में बदलता है, ठीक है। यहां तो भी लिखे हैं, अभी इनकी सीरीज भी देखते हैं। 92 93 है, 237 है, 2.14 इंटू 10⁻6 में बदलता है, और ये इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट, वो होता है 83 लेड 209। ये सीरीज क्या क्या होती हैं, जस्ट इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यूरेनियम सीरीज की, ठीक है, तो यूरेनियम सीरीज में यहां से देखो यूरेनियम 235 यहां कहीं पर है, देखो यूरेनियम 235 है, तो यूरेनियम 235 यहां कहीं पर है। यहां पर ये लगातार डिके होता है, लगातार डिके होता है। तो पहले थोरियम में होता है, फिर पैलेडियम में होता है, एक्टिनियम में, फिर थोरियम में, रेडियम में, फ्रांसियम में, एक्टिनियम, एस्टेस्टाइन में, उसके बाद में, और यहां पर रेडियम, उसके बाद वापस से आते आते ये पूरे सारे हाफ लाइफ इनके दिए गए, फाइनली यहां कहीं पर आता है और हमें मिलता है लेड 207 जो होता है इसका एंड और स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये हो गए हमारे पास यूरेनियम सीरीज। इसी तरह से हमारे पास अगली सीरीज होती है, दैट इज थोरियम सीरीज। थोरियम सीरीज शुरू होती है यहां से और वापस से आते रहते हैं, आते रहते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में देखो यहां पर लेड है, लेड 208 है, लेड 208 जो कि स्टेबल होता है और एंड प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का, ठीक है। यहां पर प्लॉट किया गया है न्यूट्रॉन नंबर, और इधर प्लॉट किए गए हैं हमारे पास जो वैल्यू होती है एटॉमिक नंबर की उनको, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो अगली सीरीज हमारे पास है यूरेनियम 238 की। यूरेनियम 238 डिके होना शुरू करता है और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज 206 और लेड, ये फाइनल और एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इनके जो भी देखो यहां से सबसे पहले थोरियम में, फिर यूरेनियम 234 में आया, तो यहां पर आने के लिए देखो जितना भी टाइम लगता जा रहा है, ईयर्स में, सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, वो सारे दिए गए। आप इनको एक बार देखना होगा तो देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लास्ट में है 237 की सीरीज, तो 237 यहां से शुरू होता है 2.3 MY, फिर 27 डेज में ऐसा हुआ 0.6 MY, उसके बाद में 7 KY, उसके बाद में वापस आते 10 दिन 4.8 मिनट 20 माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड, और उसके बाद 4.2 मिलीसेकंड, और फाइनली जब ये कन्वर्ट होता है तो इसका क्या होता है, ध्यान से लिख लो, बिस्मिथ 209 इज द स्टेबल प्रोडक्ट। तो हम लास्ट वाली सीरीज का बिस्मिथ 209, बिस्मिथ यहां पर लिख लेना, बिस्मिथ 209 ये हमारे पास होता है स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी सीरीज हो गई, इनको आप एक बार देख लेना फटाफट। हमें जो पढ़ना है वो यहां पर आओ बात करते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, बेकार सा। देखो कह रहे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज सीरीज ऑफ डिके, कई सारे डिके हैं ये, अकॉर्डिंग टू द स्कीम दिया गया है। एफ द मास नंबर, अगर दिख नहीं रहा हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, ए यहां पर A1 में कन्वर्ट होता है बीटा एमिशन से, फिर यहां पर बीटा माइनस है या A2 लिखा गया है, फिर यहां अल्फा है, A3 लिखा गया है, देन गामा है और A4 लिखा गया है, ठीक। और कहा क्या है, कह रहे हैं इफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए, मास नंबर 72 और
एटॉमिक नंबर दिया गया है उल्टा 180, ठीक है, ऐसा कहा है। तो कह रहे हैं व्हाट आर दीज नंबर्स फॉर A4, ए के लिए ये नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर एक बार अल्फा निकलेगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से कम होकर के 70 हो जाएगा, और ये 4 से कम होकर के हो जाएगा, यहां पर A1 हो गया, 4 से इसे कम करोगे तो 176 बनेगा, ठीक है, 176। बीटा माइनस निकलेगा, फिर से सुनो, बीटा माइनस का मतलब -1 B0, तो -1 B0 है इधर, और जब ये निकलेगा तो उस केस में क्या होगा, इसके नंबर को 1 से बढ़ा देगा, तो 1 से बढ़ाएगा तो 71 A2 176, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर से अल्फा निकलेगा, तो फिर से अगर अल्फा निकलेगा तो ये 2 से कम होगा, और 2 से कम हुआ तो क्या लिख सकते हैं यहां पर हम, ये लिखा जाएगा 6, ठीक है, 9, और यहां पर बन जाएगा A3, और यहां पर 4 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 172, बढ़िया है। गामा निकलेगा तो एनर्जी कम होती, बाकी जितने हैं सब वैसे ही रहने वाले हैं, 172, ठीक, देख लेना अपने हिसाब से। आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ा जाता है उससे समझो पहले। तो रेडियो एक्टिव का इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में किसी एक के बनने की रेट या किसी एक के डिसइंटीग्रेट होने की रेट दूसरे के प्रोड्यूस होने की रेट के बराबर हो जाती, उसी को बोला जाता है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है, इन अ रेडियो एक्टिव सीरीज इफ एट सम इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, द प्रोडक्शन रेट, बनने वाली जो रेट होती है, एंड डिके रेट, दोनों रेट बराबर हो जाएं, ऑफ एलिमेंट बिकम इक्वल, दोनों बराबर हो जाएं, दिस सिचुएशन फॉर द इंटरमीडिएट एलिमेंट, इंटरमीडिएट एलिमेंट के लिए क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम हो जाता है। कैसे, आओ देखते हैं कैसे होगा रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो मान लेते हैं एट टाइम इंस्टेंट किसी t की बात करते हैं, तो t पर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n1 है और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n2 है। इसका ये डीके कांस्टेंट्स दिए गए हैं, ये डीके कांस्टेंट्स दिए गए हैं, λ1 एंड λ2, ठीक है। तो कह रहे हैं जब दोनों के बराबर हो जाए रेट तो इसका क्या मतलब होगा। तो ऐसे समझो, अगर हम इस j की k में कन्वर्ट होने की रेट पूछें, j से k में कन्वर्ट होने की अगर हम रेट की बात करें, तो क्या बताएंगे आप, बोलेंगे सिंपल है, यहां पर अगर हम रेट लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो ये बराबर हो जाएगा λ1 इनटू में n1। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, एक्टिविटी ही तो होगी, यही हो जाएगी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू में λ1 इंटू में n1 हो गया, बढ़िया, ठीक है। इसके उसी टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n2 हैं, और ये कन्वर्ट हो रहा फर्दर λ2 में। तो अगर हम यहां से बात करें कि ये हमारे पास इससे इसमें कन्वर्ट होने की रेट है, और अगर हम कहें k के डिसोसिएट होने की रेट, मतलब K2 अगर हम बात करते हैं L, इसके डिसइंटीग्रेशन की रेट की बात करें तो कहेंगे डिसइंटीग्रेशन रेट जो इसकी होगी वो लिखी जाएगी यहां से λ2 इंटू में n2। हम बोलेंगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखो, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इस k के लिए हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम फॉर k के लिए अगर इक्विलिब्रियम की बात करें हम, तो आप कहेंगे k के लिए इक्विलिब्रियम रेट ये होगी जितने रेट से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, या कह सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A किसके बराबर हो, A कह रहे हैं K में किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ K, दोनों बराबर कर दो। तो A किस रेट से बन रहा है, तो आप बताएंगे बन रहा है λ1 n1 से।
कहेंगे कैसे बन रहा है, तो कहोगे J कन्वर्ट हो रहा है K में, तो J के डिसोसिएशन या डिसइंटीग्रेशन की जो रेट होगी वो कितनी होगी, n1 λ1, तो वही K की तो प्रोडक्शन रेट होगी, बिल्कुल सही। और इसको बराबर कर देंगे हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ K, तो K कन्वर्ट हो रहा है L में, और उसके लिए हम λ2 और n2 लिख सकते हैं, तो ये होता है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। याद रहेगा, कोई रेडियोएक्टिव सैंपल एक से दूसरे में, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो दूसरे के लिए इक्विलिब्रियम जब लिखा जाएगा तो दूसरे की प्रोडक्शन रेट और दूसरे की डिसइंटीग्रेशन रेट जब बराबर हो जाती तो हम कहते हैं वहां पर रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम आ गया, और सॉल्व कर देंगे उसके, इस फॉर्मूले से रिजल्ट आ जाएगा। एक और टर्म होता है जिसको बोला जाता है साइमल्टेनियस डिके मोड्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एलिमेंट है A, ये रेडियोएक्टिव सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल दिया गया है हमारे पास। तो अगर ये रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये कन्वर्ट हो रहा है दो चीजों में, दो अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं जिसमें कन्वर्ट हो रहा है। एक तो कन्वर्ट हुआ ये B में और एक कन्वर्ट हो रहा है C में, ठीक है। इधर जो कन्वर्ट हो रहा है वो λ1 डीके कांस्टेंट है और इधर जो कन्वर्ट हो रहा है λ2 डीके कांस्टेंट है, ठीक है। समझना ध्यान से, चीजों को एनालाइज करना, ठीक। तो अगर हम यहां से कहते हैं, समझना कि अगर हमें टोटल लैम्डा इफेक्टिव लिखना हो तो लैम्डा इफेक्टिव क्या लिखा जाएगा ये बताना है हमें। तो कहेंगे लैम्डा इफेक्टिव को ऐसे समझिए कि A कन्वर्ट हुआ B में, ठीक है, कुछ कांस्टेंट था λ1, और A का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया C के अंदर जिसका डीके कांस्टेंट है λ2। तो इफेक्टिव जो कांस्टेंट लिखा जाता है वो क्या होगा, यहां से बताओ। यहां से हम बताएंगे कि मान लेते हैं इफेक्टिव कांस्टेंट है लैम्डा इफेक्टिव, तो मान लेते हैं dt टाइम की बात कर लो, तो लैम्डा इंटू में dt याद होगा क्या होता है, याद होगा dn/dt इज इक्वल टू में लैम्डा लिखा जाता है इंटू में n, ऐसे ही तो लिखते हैं हम, तो लैम्डा इंटू n लिखते हैं। तो लैम्डा इंटू में dt कर दिया जाए तो dn/n, तो ये लैम्डा इंटू dt निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो dt टाइम इंटरवल के लिए अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो वो ये ऐसा निकल के आएगा, और ये दोनों कुछ इसमें कन्वर्ट हुआ कुछ इसमें उसी टाइम में, तो कहेंगे यहां पर λ1 ये dt बन जाएगा और ये बन जाएगा λ2 इंटू में dt बनेगा। इफेक्टिव मान लिया अगर लैम्डा इफेक्टिव है, तो यहां से देखो लैम्डा इफेक्टिव जो निकल के आया वो क्या होगा, λ1 प्लस λ2 होगा। मतलब दो अलग अलग रिएक्शन के, या कह सकते हैं दो अलग अलग रेडियोएक्टिव रिएक्शंस अगर हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, उनके डीके कांस्टेंट λ1 और λ2 दिए गए हैं, तो इफेक्टिव जो होगा वो होगा λ1 प्लस λ2। एक बात और, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, कुछ नया नहीं है। एक बात और, मान लीजिए कि हमारे पास ये कन्वर्ट हुआ, इसके साथ में अल्फा या बीटा निकल सकता है, अल्फा या बीटा एमिशन हो सकता है, इसके साथ में भी अल्फा या बीटा एमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे, कह रहे डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती सारी चीजें, एंड इनस्टेबिलिटी, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। ए पेरेंट न्यूक्लियस में अंडरगो इधर अल्फा और बीटा एमिशन, समटाइम्स ए पेरेंट न्यूक्लियस में अंडरगोज बोथ टाइप ऑफ एमिशन विद द पॉसिबिलिटीज अल्फा डीके एंड बीटा डीके। अल्फा डीके की पॉसिबिलिटी अगर हम कहें P1 है और बीटा डीके की पॉसिबिलिटी P2 है, द अमाउंट ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा एंड बीटा डीकेज विल बी इन द प्रोबेबिलिटी रेशियो फॉर द अल्फा एंड बीटा डीके। समझ नहीं आया होगा आपको, हम समझाते हैं। मान लीजिए कि एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जो अनस्टेबल था, वो स्टेबल होना चाहता है, और उसमें अल्फा बीटा के डीके होने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो P1 और P2 दे रखी हैं, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें कि अल्फा के लिए बताना हो, बाकी अगर सैंपल एक ही है तो उसका डीके कांस्टेंट तो एक ही होगा, लेकिन अगर अल्फा के लिए हम डीके कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो आप बोलेंगे अल्फा की प्रोबेबिलिटी इनटू में डीके कांस्टेंट उस सैंपल का। अगर हम बीटा की बात करें तो कहेंगे बीटा की प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी इनटू में डीके कांस्टेंट लिखा जाएगा उस सैंपल का। तो जब भी कभी पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा अल्फा P1 इनटू में लैम्डा, यहां पर लैम्डा बीटा P2 इनटू लैम्डा। ये क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ डीके ऑफ अल्फा डीके, ये होती पॉसिबिलिटी ऑफ बीटा डीके, ठीक। और यहां पर ये जो लैम्डा होता है वो होता है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखना। तो जब अलग अलग निकालना हो तो आप इस फार्मूले से चले जाएंगे, ऐसे निकालना हो तो डायरेक्ट ऐड कर देना उनको सिंपली।
कुछ और पॉइंट्स हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन रेडियो एक्टिव सीरीज, क्या मतलब इसका? इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि A है, ठीक है, या A1 है, कन्वर्ट हुआ B में, या A2 में कन्वर्ट हुआ, फिर ये कन्वर्ट हुआ A3 में, फिर ये कन्वर्ट हुआ A4 में, और एंड सो ऑन चलता गया लगातार। ठीक, ये मान लेते हैं N1 है, ये N2 है, किसी टाइम इंस्टेंट एट इंस्टेंट T की बात करते हैं, ठीक है, और ये N3 है मान लेते हैं। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट λ1 है, और इसका λ2 है, इसका λ3 है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये λ2 हो गया, वो 3 हो गया, ये 1 हो गया, इस तरह से लगातार चले गए। अब इसको अगर हम देखें कि dt टाइम के बाद एट टाइम t प्लस dt टाइम के बाद अगर हम देखें तो dt टाइम के बाद क्या देखेंगे, इससे अगर ये बन रहा है और हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ A2 के एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो कोई चीज एक्यूमुलेट कब होती है, अगर यहां की रेट और यहां की रेट अगर बराबर हो गई तो ये एक्यूमुलेट नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा चांस है जब ये एक्यूमुलेट हो सकता है, और वो चांस क्या होगा कि ये बने तो तेजी से, डिके धीरे धीरे हो। मतलब जो A2 बने वो A1 के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो, पर उतना ना हो कि वही रिएक्शन रुक जाए, पर A3 में कन्वर्ट भी हो रहा हो धीरे धीरे। तो हम यहां से कहेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ A2 विल अकर व्हेन decay rate of A1 is greater than the decay rate of A2 की डिके रेट से अगर ज्यादा है A1 के बनने की दर, तो हम बोल देंगे कि हाँ यहां A2 एक्यूमुलेट होगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ A2 विल अकर व्हेन डिके रेट ऑफ A1 इज ग्रेटर देन द डिके रेट ऑफ A2। और डिके रेट ऑफ A1 का मतलब ये हो गया प्रोडक्शन रेट ऑफ A2। यही तो हुआ, उल्टा सीधा दोनों सही है। जितनी तेजी से इसमें कन्वर्ट होगा उतनी तेजी से एक्यूमुलेट हो रहा होगा, उतनी तेजी से बन रहा होगा। इधर इसके बनने की दर ज्यादा हो जाए और टूटने की दर कम हो जाए तो हम कहेंगे ये A2 एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो अगर हम यहां से कहें किसी टाइम इंस्टेंट dt के ऊपर यहां पर ये dN2 रह गए, तो अगर हम इसकी रेट बोलें dt एक्यूमुलेशन रेट, तो आप बोलेंगे एक्यूमुलेशन रेट इज इक्वल टू dN2 बाई dt होगा। और ये कौन होगा, तो कहेंगे ये ज्यादा तेज है, मतलब λ1 N1 है और ये धीरे चल रहा है, इसका मतलब ये λ2 और ये N2 है। सिंपल है, बढ़िया। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, हमारे पास वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं dN2 डिवाइडेड बाई में dt, इधर ले आओ इसे, प्लस λ2 इंटू में N2 इज इक्वल टू में λ1 इंटू में N1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो सॉल्व करने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो इधर आओ लिख लेते हैं, है जगह, इधर क्वेश्चन है, यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये आएगा क्या, देखो यहां से आप N2 की वैल्यू निकालेंगे, एक मिनट, यहां से आप अगर N2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा N0, या फिर हाँ ऐसे लिख देते हैं N0। अगर इनिशियली सबकी कंसंट्रेशन या N1 लिख दो, हमने N1 मान रखा ना, तो N1 अगर लिख देते हैं तो डिवाइडेड बाई और इनटू में यहां पर λ1 आएगा, यहां पर हो जाएगा λ1 माइनस λ2, और ये e टू द पावर माइनस λ2 इंटू में t, और ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस λ1 इंटू में t। कुछ इस तरह से हमारे पास N2 बनेगा। तो जब भी कभी आपको यहां से N2 की वैल्यू चाहिए होगी एक्यूमुलेशन रेट,
तो आप यहां से नंबर ऑफ कितने एक्यूमुलेट हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहां A2 के, आप इस फार्मूले से जाएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर आप चाहें तो ये बोल सकते हैं कि इनिशियली कितना था वो यहां पर लिखा जाएगा। सिंपली हम इसको n नॉट भी कभी कभी लिख देते हैं, तो n नॉट इंटू में बन जाएगा λ1 अपॉन λ1 माइनस λ2 e टू द पावर माइनस λ2 इंटू टी प्लस e टू द पावर माइनस λ1 इंटू टी। ये हो गया हमारे पास। आगे आओ बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फटाफट कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेस। कह रहे हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो दो अलग अलग रास्ते से डिके हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है। कह रहे हैं द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज T1। हाफ लाइफ दे रखी इधर की T1 है, तो यहां पर T हाफ इसका दिया गया है T1, इसका T हाफ अगर लिखेंगे तो आप दिया गया है T2। ये कन्वर्ट हो रहा मान लेते हैं B और ये कन्वर्ट हो रहा C में। सो दैट द इफेक्टिव हाफ लाइफ इज T। कह रहे हैं इफेक्टिव हाफ लाइफ जो है, इफेक्टिव हाफ लाइफ, हाफ, एक मिनट, हाफ तो लिखा ही नहीं, हाफ लाइफ, इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या है वो दी गई है T। तो इन्होंने कहा है सो दैट द इफेक्टिव हाफ लाइफ T फॉर द न्यूक्लियस इज गिवन बाय दिस, इस फार्मूले से दी जाएगी। तो आपने अभी जो पढ़ा उसको सिर्फ लगा देना है। यहां पर आप बोलेंगे कि ये दिया है ना, हम कहेंगे हाँ, तो कहेंगे कि λ1 निकाल लो यहां से। हम बोलेंगे हाँ ठीक है, λ1 निकाल लेते हैं। तो λ1 क्या आएगा, तो आप बोलेंगे λ1 इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, ln2 डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, T हाफ। T हाफ किसके बराबर, T1 के बराबर। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें कि λ2 लिखो तो आप बोलोगे कि यहां पर ln2 डिवाइडेड बाय में T हाफ दैट इज इक्वल टू में T2 दिया गया है। अगर हम इफेक्टिव की बात करें तो आप जानते हो कि जो भी लैम्डा इफेक्टिव होता है वो लिखा क्या जाता है, वो लिखा जाता है λ1 प्लस λ2। और लैम्डा इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, ln2 डिवाइडेड बाय में T इफेक्टिव। T इफेक्टिव T दे रखा है, तो λ1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे ln2 बाई T1 और इसकी वैल्यू क्या है, तो ln2 बाई T2। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 बाई T इज इक्वल टू में 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। सिंपल, ये प्रूफ करना था, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आओ। अब बोल रहे हैं कि ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू एट अ कांस्टेंट रेट R। ठीक है, R रेट से बना रहा है, मान लेते हैं R रेट से कोई फैक्ट्री है, कुछ प्रोड्यूस कर रही है, यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रही है विद डिकेज विद अ डिके कांस्टेंट लैम्डा। डिके कांस्टेंट लैम्डा है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, विच डिकेज, ये डिके होता है। मान लेते हैं ये प्रोडक्ट, ये मान लेते हैं किसी सैंपल में कन्वर्ट हो रहा है, सैंपल में कन्वर्ट हो रहा है जिसका डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया गया है। सुनते जाना, ठीक है। टू फॉर्म ए स्टेबल सब्सटेंस, यहां पर जो है स्टेबल सब्सटेंस ऐसे लिख दो, जो लैंग्वेज लिखी वही लिख दो, स्टेबल सब्सटेंस। तो आप बोलेंगे स्टेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट। तो कहा है क्या क्या, कह रहे हैं द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए के न्यूक्लियाई क्या होंगे ये बताना है। तो इन्होंने कहा है प्रोड्यूसेस ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए बना रहा है, यहां पर भी ए है तो इसको भी ठीक से लिख देते हैं, ये ए है। तो इन्होंने कहा द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए के न्यूक्लियाई क्या होंगे ये बताना है आपको। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि मान लेते हैं किसी टाइम इंस्टेंट पर n है तो यहां पर dn बाई dt आएगा, बोलेंगे हाँ आएगा। ये किसके बराबर होगा, तो आप बताएंगे कि यहां पर लैम्डा के साथ में बदल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा यहां पर r माइनस लैम्डा इंटू में n। किसी टाइम इंस्टेंट पर अगर इसके नंबर n है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो dn बाई dt की वैल्यू r माइनस लैम्डा इंटू n हो गई। अब यहां से हमें इसको सॉल्व करके रिजल्ट निकालना है, तो सॉल्व करके अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, वैसे माइनस dn बाई dt होगा। यहां से अगर हम लिखें तो कहेंगे dn डिवाइडेड बाय में r माइनस लैम्डा इंटू में n और इज इक्वल टू में हो जाएगा dt। ठीक, अब dt हो गया और सही है ना, ठीक है, सही है। अब इस दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास यहां से n की वैल्यू आ जाएगी r बाई लैम्डा और ये आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ए के न्यूक्लियाई की बात हो गई तो ये ए के न्यूक्लियाई हो जाएंगे। अब एक चीज और,
यहां से पूछा है एन बी क्या होगा, मतलब ए से बी में बदल रहा है, कोई स्टेबल प्रोडक्ट है। एक मिनट रुकना। तो ये हमारे पास हो गया एन की वैल्यू, ठीक है। अब उन्होंने कहा है दूसरे पॉइंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एट एनी इंस्टेंट टी एज्यूमिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्ट्स एट टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पर ए बनना शुरू होता है। तो हम बात करें टी इज इक्वल टू 0 पर जो एन नॉट होगा वो 0 होगा ए के लिए अगर बात करें तो, ठीक, ये चलेगा। तो इन्होंने कहा बी की बात करो, तो यहां पर ये बी बन रहा है ना, ये बी बन रहा है which decays with the decay constant lambda to form a stable substance, ठीक है, बी। तो ऐसे समझ लो ना, अगर हम बी की बात करते हैं तो यहां पर एन बी कहोगे, यहां पर आ जाएगा आर से डिके हो रहा है, आर से डिके हो रहा है माइनस किसी टाइम टी इंस्टेंट पर, किसी टाइम टी पर वो किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू टी के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है किसी टाइम टी के ऊपर तो एन इंटू में टी, ये हमारे पास आ जाएगा रेट। देखो ये सेकंड इनवर्स मतलब सेकंड हो गया, यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गए डिसइंटीग्रेशन पर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा उल्टा हो गया, इसको सही करो, लैम्डा इंटू में टी लिखा जा सकता है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो एनबी की वैल्यू इतनी हो गई, आर माइनस लैम्डा इंटू में टी आ जाएगी। अब यहां से एनबी की वैल्यू निकालना है तो आप एनबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है एनबी इज इक्वल टू में आर यहां पर और लैम्डा इंटू में टी आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी, तो इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू टी, तो ठीक है। साथ में यहां पर ए की भी वैल्यू थी, कितना आया था वो, तो एन इज इक्वल टू में आर बाई लैम्डा 1 माइनस सी टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू में टी आएगा, ठीक है, यही तो होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आर के लिए फार्मूला है ही हमारे पास, वहां से वैल्यू निकाल के रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एनबी आ जाएगा। और कह रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट एट ऑफ ए प्रेजेंट एट एनी टाइम इट्स फॉर्मेशन। ए के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो कितने होंगे, तो तुम जानते हो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट टाइम के ऊपर ऐसा होने लगेगा। और अगर ऐसा होगा तो उस केस पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो कितने हो सकते हैं, r बाई लैम्डा हो सकते हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा फार्मूला बताया गया आप उसको लिखते रहिए, सॉल्व कर दिए रिजल्ट आ जाएंगे। एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको प्रॉपर वे में आप सॉल्व करेंगे। कहा है न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। कह रहे हैं न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा रेट है, एलिमेंट हैज अ डिके कांस्टेंट लैम्डा, तो ठीक है, यहां से इसमें कन्वर्ट हुआ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हैज डिके कांस्टेंट मान लेते हैं किसी अदर सब्सटेंस में, स्टेबल होगा वो, स्टेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया गया है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, इसकी रेट दे रखी है अल्फा। बढ़िया, क्या बोला है आगे, कह रहे हैं एट टी इज इक्वल टू 0 देयर आर एन नॉट न्यूक्लियाई ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पर ये एन नॉट के बराबर है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एट टाइम टी पर बताना है। तो आप बोलेंगे सीधा सीधा dn बाई dt, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में t के बराबर आएगा, जैसे आपने यहां लिखा था लैम्डा इंटू एन के बराबर आ जाएगा। तो डिसइंटीग्रेशन और ये बन जाएगा पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो यहां पर लैम्डा इंटू में एन आएगा, ठीक है, लैम्डा इंटू में एन आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कैसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे dn डिवाइडेड बाई में अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन, यहां से इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, इधर चला जाएगा dt, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर t इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पर क्या है, कहा है ये नॉट के बराबर है, और मान लेते हैं अब हो गए n, सॉल्व कर दो इसे तो आप यहां से वैल्यू पालोगे, कितनी आएगी, तो ये बन जाएगा ln अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n और डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा,
तो हम n की बात कर रहे हैं तो माइनस लैम्डा आएगा यहाँ पर लिमिट लगेगी n नॉट से लगा करके n इज इक्वल टू में इधर आ जाएगा सिंपली t। सॉल्व कर दो तो माइनस t इधर चला गया, तो इसको लिखा जा सकता है ln अल्फा माइनस लैम्डा n और माइनस ln अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू में t। सॉल्व कर दो इसे, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n डिवाइडेड बाय में अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस लैम्डा इंटू टी के। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है n की वैल्यू, तो आप n को निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। है इधर जगह नहीं है, कर लो आओ इधर। तो हमारे पास अल्फा माइनस लैम्डा n, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा इंटू n नॉट, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n नॉट इज इक्वल टू में लैम्डा इंटू टी है शायद माइनस का, हाँ माइनस लैम्डा इंटू टी है। तो अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n इज इक्वल टू में ये क्या आएगा, तो इस वाले को इधर ln था ना, एक मिनट यहां पर तो ln भूल ही गए, यहां पर तो ln था, ये ln था, ठीक है ये ln था, इधर वाले में भी ये ln है यहां। तो इधर से अगर हम लिखें इसे और डिवाइडेड बाय में अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n नॉट, तो ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, इस वाले को हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू में t। तो अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n इज इक्वल टू में अल्फा माइनस लैम्डा इंटू में n नॉट और ये e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू t आएगा। अगर हम देखें तो अल्फा माइनस ये क्या बनेगा, अल्फा माइनस लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू में लैम्डा इंटू में n आएगा। इसको और सॉल्व करें तो इनको कैसे दिखाना है, अल्फा बाई लैम्डा है, ठीक है। तो अल्फा बाई लैम्डा को यहां लिख लो, तो अल्फा बाई लैम्डा चला गया यहां, लैम्डा इधर ले आओ, यहां पर बन जाएगा 1 माइनस क्या बनेगा, e टू द पावर, ये तो है ही ना, e टू द पावर क्या बन जाएगा, एक मिनट, यहां पर हमने कहा ये अल्फा हो गया, यहां से अल्फा चला आया इधर, ये अच्छा उसको अलग से लिख देना है, तो n नॉट वाले टर्म को अलग लिख देंगे। तो एक काम करो ऐसे लिखते चले जाते हैं, माइनस अल्फा बाई लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस माइनस प्लस, यहां पर बन जाएगा लैम्डा बाई, नहीं लैम्डा से लैम्डा हो गया कैंसिल, तो यहां पर बन जाएगा n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू में n। तो आई होप यहां से n की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, अल्फा बाई n को अलग कर सकते हैं लैम्डा को, तो यहां पर क्या बनेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बन जाएगा प्लस n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। इन्होंने कहा इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड नॉट लैम्डा कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of A after 1/2 lifetime of A and also limiting value of n tending towards, ठीक है। तो चलो आओ इसको भी बता लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अल्फा इज इक्वल टू में कितना है 2 एंड नॉट लैम्डा, 2 एंड नॉट इंटू में लैम्डा दिया गया है। सॉल्व कर दो इसे, तो आप बोलेंगे कि n इज इक्वल टू आएगा अल्फा 2 एंड नॉट इंटू में लैम्डा डिवाइडेड बाई में लैम्डा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी और प्लस यहां पर हो जाएगा n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहां लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू में 2 एंड नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी प्लस n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2 एंड नॉट ई टू द पावर 2 एंड नॉट ठीक है, और माइनस 2 एंड नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी प्लस एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो उम्मीद करते हैं यहां से वैल्यू आपको दिख रही होगी। 2 एन नॉट तो सही लग रहा है, माइनस 2 और 1 तो माइनस 1 बचेगा, तो एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी आएगा। आप अगर एन नॉट यहां से कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये वैल्यू हो जाएगी एन की। क्या दे रहे हैं फटाफट देख लो आके,
जहां पर इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है उसका, ठीक है, उसका लिखा ही नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू एंड टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो लिमिटिंग वैल्यू यहां से देखो, लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी अगर हम बात करते हैं इसी की कि टी टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, टी टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी में इन सबको सॉल्व करो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और 1 लैम्डा, तो ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू हमें दिख रही है अल्फा बाई लैम्डा निकल के आ जाएगी, ये हो गया। लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल लिया कितनी होगी, और उस समय पर इन्होंने पूछा था नंबर ऑफ ए कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ए कितने होंगे, तो इतने होंगे, यहां से निकाल लेंगे। बाकी लिमिटिंग वैल्यू भी हो गई, ए के नंबर ही मैच कर गए, बस खत्म, ठीक है। अगर और कुछ निकालना होगा तो आप अपने मन से निकाल लेना यहां से, ठीक। तो ये क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते हैं। ये जो फार्मूले हैं आपको याद रखने चाहिए, जब भी कभी कोई रेडियोएक्टिव सैंपल एक्यूमुलेट होने लगे तो एक्यूमुलेशन का फार्मूला ये लगाना आप, एन नॉट पहले जो रहे होंगे न्यूक्लियाई उनका नंबर है, ठीक। तो यहां से अगर आप N2 की वैल्यू देखें तो N2 की वैल्यू 0 आएगी जब इनिशियली बात कर रहे होंगे हम, तो ठीक। यहां पर देखा कि अगर दो अलग अलग रिएक्शन हो रही हैं तो उनका डीके कांस्टेंट का इफेक्टिव डीके कांस्टेंट क्या निकल के आता है, और अगर अल्फा बीटा डीके की प्रोबेबिलिटीज दे दी जाए तो वो कैसे लिखे जाएंगे, अल्फा और बीटा के डीके कांस्टेंट। यहां पर देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, फार्मूला क्या निकल के आता है वो पता चल गया होगा, क्वेश्चन किया, देख लेना आप। यहां पर हम लोगों ने रेडियोएक्टिव सीरीज देखी, आप इनको एक बार देख लेना, बस ज्यादा डिटेल नहीं है। यहां पर हम लोगों ने बात किया रेडियोएक्टिव डेटिंग के बारे में, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा इसके अलावा, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा अब इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम पहले बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, देन हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, और वहीं पर हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।